हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि एसएस पार्ट 1 की पेपर 5 एडवांस अकाउंटेंसी का कंपलसरी क्वेश्चन व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा से संबंधित प्रश्न आज हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एसएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। एसएस के लिए बैच 7 से 8 रोज शाम को संचालित है। 9981503651 इस नंबर पे आप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं और लिंक प्राप्त कर सकते हैं। रोज आप तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए ताकि आपका एसएस का एग्जाम और बेहतर हो सके। साथ ही साथ जो लोग एटीएस पढ़ रहे हैं और एटीएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो रात को 9 से 10 जुड़ सकते हैं एटीएस के लिए और 9981503651 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अक्सर एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, चिट्ठा तैयार कीजिए और सामान्यतः उसके लिए तलपट दिया हुआ होता है। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इतना इजी प्रश्न है कि जब भी आएगा आपको बोनस की तरह रहेगा और हमेशा आपके क्वेश्चन में, चाहे वो एसएस का क्वेश्चन हो या फिर वो एटीएस का क्वेश्चन हो, वहाँ कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में ये रहता है। ठीक है ना? एसएस में भी और एटीएस में भी कंपलसरी रूप से एक क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है ना? तो हम लोग इसके देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि वास्तव में चिट्ठा बनाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो किस रूप में बनता है। ठीक है? तो चिट्ठा बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उन बेसिक चीज़ों को देखते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एसएस पार्ट 1 के 5वें पेपर एडवांस अकाउंटेंसी में कंपलसरी क्वेश्चन। एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है कि व्यापार तथा लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार कीजिए। क्वेश्चन क्या होता है कि व्यापार और लाभ हानि खाता, ठीक है ना, ये निकालना होता है तथा पर्टिकुलर एक दिनांक दिया रहेगा, जैसे 31 मार्च के केस में को चिट्ठा तैयार कीजिए। ठीक है ना? ध्यान देंगे, जैसा कि आप अकाउंटेंसी के थ्योरी में पढ़े थे कि लेखांकन के स्टेप्स क्या होते हैं। तो लेखांकन के स्टेप्स में आप पढ़े हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सौदे की पहचान करना। ठीक है ना? पहचान के बाद उनका मापन के बाद उनका प्रारंभिक लेखा तैयार करना, जिससे प्रारंभिक लेखा में आप जर्नल बनाते हैं। ठीक है ना? प्रारंभिक लेखा में ही जर्नल बनाते हैं, सहायक बहिया खोलते हैं। उसके बाद उनका वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण में आप सभी खातों को अलग करते हैं, जिनको बोलते हैं लेजर तैयार करना या खतौनी करना। ठीक है ना? लेजर तैयार करने के बाद आप अंतिम लेखा का प्रोसेस शुरू करते हैं और अंतिम लेखा में आप क्या क्या तैयार करते हैं, तलपट, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और अंत में आप चिट्ठा तैयार करते हैं। वास्तव में तलपट क्या है, तो तलपट को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो आप जनरल बनाए थे, जो आप जनरल या सहायक बहिया बनाए थे, उनका गणितीय शुद्धता की मापन करने के लिए आप तलपट करते हैं। अब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता क्या होता है, तो हम लोग ये अंतिम खाता में तैयार कर रहे हैं। तो अंतिम खाता में हम लोग खाते का पूर्ण हिसाब रखना चाहेंगे कि वास्तव में व्यापार में लाभ हुआ, हानि हुआ, क्या हुआ। ठीक है ना? और चिट्ठा पर्टिकुलर एक डेट को उसका विवरण बताएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वास्तव में व्यापार खाता क्या है, लाभ हानि खाता क्या है और चिट्ठा क्या है। अगर सिंपल एक शब्दों में समझें तो व्यापार क्या होता है, बिजनेस में, व्यापार में वस्तु से संबंधित, जिस वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं, जिस वस्तु को आप सेल कर रहे हैं, जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं, उसका खाता तैयार करना व्यापार खाता होता है। वास्तव में ये लाभ तो बताता है, लेकिन ये सकल लाभ बताता है। क्लियर है? तथा अन्य प्रकार के बाकी सभी खर्चों को भी शामिल करके लाभ निकाला जाए तो लाभ हानि निकालते हैं। और लाभ हानि क्या बताता है, शुद्ध लाभ या हानि बताता है। क्लियर है? तो वास्तव में अभी आपको ये जानना चाहिए कि व्यापार खाता क्यों बनाया जाता है। तो जिस चीज की व्यापार की जा रही है उसका पृथक से खाता तैयार किया जाता है, जिसमें वस्तु की स्थिति प्राप्त की जाती है कि वास्तव में उस व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुआ। दूसरा,
लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता अन्य प्रकार के जितने भी व्यय होंगे, अन्य प्रकार के जितने भी व्यय होंगे जो कि व्यापार से संबंधित न हो, एक्स्ट्रा व्यय हो, उनको भी शामिल करते हुए अगर हम लोग व्यापार की लाभ या हानि फाइंड करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे लाभ हानि खाता। तो व्यापार और लाभ हानि खाता दोनों एक साथ मिलकर के हमें कंपनी की शुद्ध लाभ, शुद्ध मुनाफा, शुद्ध हानि के बारे में बताते हैं। अब चिट्ठा क्या है? जब लाभ हानि खाता हमने बना लिया तो चिट्ठा क्या है? तो चिट्ठा पर्टिकुलर किसी डेट को सामान्यतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति या जब भी पर्टिकुलर किसी दिनांक को व्यापार की स्थिति पता करने के लिए, हम लोग क्या उपयोग करते हैं? चिट्ठा उपयोग करते हैं। क्लियर है? पर्टिकुलर किसी दिनांक को व्यापार की स्थिति प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो हम लोग उपयोग करते हैं चिट्ठा। ठीक है ना? किसी दिनांक को व्यापार की स्थिति। अगर हम लोग इनका सबका एक एक लाइन में मैं लिख दूं तो देखिए क्या है, एक एक लाइन में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो एक लाइन में इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। जो कि तलपट तक हम लोग पढ़ चुके हैं तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि व्यापार खाता क्या है। तो व्यापार खाता जिस वस्तु या सेवा की व्यापार किया जा रहा हो, उसका खाता। एक खाता किससे बनाई जाती है? तो खतौनी से प्राप्त राशि को, खतौनी के प्राप्त राशि को राशि से खाता तैयार किया जाता है। खतौनी से प्राप्त राशि से बनता है और इसमें सकल लाभ या हानि का पता चलता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से जैसे आपने यहाँ व्यापार खाता देखा, उसी प्रकार से आप देखिए लाभ हानि खाता। वास्तव में व्यापार खाता में व्यापार से संबंधित प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे। ठीक है ना? व्यापार से संबंधित सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार से संबंधित खर्चों का लेखा जिसमें व्यापार खाता शामिल करके आप शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जान सकते हैं। शुद्ध लाभ या हानि का पता चलता है कि विधि। चिट्ठा क्या है? तो चिट्ठा क्या है? तो चिट्ठा वास्तव में होता है किसी निश्चित दिनांक को व्यापार की स्थिति। ठीक है ना? खैर, अब हम इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी रूप से आता है तो हम लोग क्वेश्चन बनाने की ओर पहुंचते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन बनते कैसे। क्लियर है? जब तलपट दिया हो और उसके बाद लाभ हानि खाता बनाना होता हो तो ये बहुत ही इजी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि तलपट में पहले से ही खतौनी किया हुआ डाटा होता है जिससे हम तलपट तैयार करते हैं। डेबिट और क्रेडिट पक्ष हमारे पास रहता है, डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष हमारे पास रहता है, तो डेबिट और क्रेडिट हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो वास्तव में चिट्ठा बनाने से संबंधित क्या क्या सामान्य से रूल है, सिर्फ सिंपल सा, एकदम बहुत ही सिंपल सा रूल है बताने वाला हूं। तो पहला नियम देखिए, फर्स्ट नियम ये है कि जितने भी खाते 3 प्रकार के होते हैं। आपको जैसा पता है कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, नाम मात्र के खाते। व्यक्तिगत खाते वे होते हैं, व्यक्तिगत खाते। तो पहले रूल देखते हैं ना। व्यक्तिगत खाते जो होते हैं वो हमेशा कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में, वो हमेशा कहाँ जाएंगे? चिट्ठा में। जो व्यक्तिगत खाते होते हैं वो हमेशा कहाँ एंट्री होते हैं?
तो हमेशा एंट्री होते हैं चिट्ठा में, ठीक है ना। व्यक्तिगत खाते हमेशा चिट्ठा में एंट्री होते हैं। तलपट के डेबिट पक्ष संपत्ति और तलपट के क्रेडिट पक्ष दायित्व, ठीक है ना। व्यक्तिगत खाते हमेशा चिट्ठा में एंट्री होंगे और हमेशा चिट्ठा में एंट्री होंगे और तलपट के डेबिट पक्ष में जो रहेगा वो संपत्ति, जो तलपट के क्रेडिट पक्ष में होगा दायित्व होगा। जैसे व्यक्तिगत खाते हैं वैसे वास्तविक खाते भी होंगे। अगर इनका रियल में कॉन्सेप्ट जाने तो कॉन्सेप्ट है कि व्यक्तिगत या वास्तविक खाते कभी भी बंद नहीं किए जाते। खतौनी या लेजर करते हैं, जब आप लेजर तैयार करते हैं तो व्यक्तिगत या वास्तविक खाते कभी भी बंद नहीं किए जाते और व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते हमेशा तलपट के डेबिट व्यक्तिगत और वास्तविक खाते हमेशा संपत्ति और दायित्व के रूप में एंट्री होते हैं। क्लियर है। अगर वो संपत्ति है तो संपत्ति है, अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी है, दायित्व है तो दायित्व। फिर से पहला रूल, व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते खतौनी के दौरान कभी भी बंद नहीं किए जाते, उनका डाटा डायरेक्ट आगे ट्रांसफर होता है और इनके डाटे हमेशा संपत्ति और दायित्व के रूप में चिट्ठा में एंट्री होते हैं। लाभ हानि खाते या व्यापार खाते में इनका एंट्री नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा रूल है कि दूसरा होता इनके बाद तीसरा जो खाता होता है वो होता है नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता में जो डेबिट पक्ष है वो हमेशा डेबिट में। नाम मात्र का खाता हमेशा और हमेशा कहाँ जाएगा, तो ये हमेशा जाएगा व्यापार या लाभ हानि खाता। व्यापार या लाभ हानि खाते में एंट्री होगा। क्लियर है। नाम मात्र का खाता हमेशा कहाँ एंट्री होना है, व्यापार या लाभ हानि खाते में। व्यापार या लाभ हानि खाते में या तो व्यापार खाते में एंट्री होगा या लाभ हानि खाते में होगा। अगर हाँ, नाम मात्र के खाते के बारे में रियल रूल जानना चाहेंगे तो ये है कि नाम मात्र का खाता खतौनी के दौरान बंद किया जाता है, उनके डेबिट शेष और क्रेडिट शेष को आगे ले जा करके लाभ हानि खाता या व्यापार खाता में एंट्री करते हैं। रूल क्या है, नाम मात्र के खाते सदैव बंद किए जाते हैं तथा उन्हें व्यापार खाते और लाभ हानि खाते में डेबिट शेष या क्रेडिट शेष के रूप में आगे लिखते हैं, ठीक है ना। जब आपके पास तलपट मिला रहेगा क्वेश्चन में तो सिंपल जानेंगे कि जो तलपट का डेबिट पक्ष होगा, तलपट का डेबिट पक्ष व्यापार या लाभ हानि के डेबिट पक्ष में तलपट का क्रेडिट पक्ष व्यापार या लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है ना। व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते केवल और केवल चिट्ठा में एंट्री किए जाएंगे और तलपट दिया है तो डेबिट पक्ष जो रहेगा वो संपत्ति हो जाएगा और क्रेडिट पक्ष दायित्व होगा। नाम मात्र खाते हमेशा हमेशा डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में और व्यापार और लाभ हानि खाते में ही एंट्री होंगे। या तो व्यापार खाता में एक बार एंट्री हो गया या लाभ हानि खाते में एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा रूल है, तलपट के डाटा केवल एक बार एंट्री होंगे पर समायोजन के केस में इसका 2 बार प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर तलपट दिया हुआ हो तो उसका डाटा या तो व्यापार खाते में या लाभ हानि खाते में या चिट्ठा में कहीं पे भी एक बार एंट्री होगा। लेकिन अगर तलपट
दिया हुआ हो, साथ साथ उसका समायोजन किया गया हो, तो जो भी समायोजन है उनका 2 बार प्रभाव पड़ेगा। पहले व्यापार और लाभ हानि खाता में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, चिट्ठा में भी उसका समायोजन होगा। वास्तव में उसका क्या दायित्व बचा, वास्तव में उसके पास क्या संपत्ति बचा, इसका 2 बार प्रभाव पड़ता है अगर समायोजन दिया हुआ होता है। क्लियर है? अगर समायोजन दिया हुआ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में जरूर समायोजन आएगा। ठीक है ना? मतलब आज तक जितने बार भी प्रश्न आया है समायोजन जरूर आया है, तो जो भी चीजें समायोजन में है उनको 2 बार एंट्री करना है, ध्यान देना है। क्लियर है? फिर से देखेंगे, रूल बहुत ही ईजी है। व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते, जब चिट्ठा इनका सदैव चिट्ठा में एंट्री होंगे, लाभ हानि या व्यापार हानि खाते में एंट्री नहीं होगा। लाभ हानि खाते या व्यापार खाते में एंट्री नहीं होगा। व्यक्तिगत खाते कभी भी व्यापार या लाभ हानि खाते में एंट्री नहीं, लाभ हानि में एंट्री नहीं। उसी प्रकार नाम मात्र के खाते ये कभी भी चिट्ठा में एंट्री नहीं। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक बार दोहराएं तो व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते सिर्फ और सिर्फ चिट्ठा में एंट्री किए जाते हैं। ठीक है ना? नाम मात्र के खाते व्यापार या लाभ हानि खाते में एंट्री किए जाते हैं। ठीक है ना? तलपट का जो डाटा होता है, तलपट ही क्वेश्चन में जनरली आपको दिया होता है, तलपट का जो डाटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार एंट्री होता है, या तो व्यापार खाते में या लाभ हानि खाते में, चिट्ठा में। लेकिन अगर समायोजन है, अगर उसको समायोजन करने की बात बोली है, तब उसको लाभ हानि खाते, व्यापार खाते और चिट्ठा में 2 बार प्रभाव पड़ता है। या तो व्यापार खाते में एक बार आएगा, एक बार चिट्ठा में आएगा, या लाभ हानि खाते में एक बार आएगा, एक बार चिट्ठा में आएगा। ठीक है ना? तो 2 बार प्रभाव पड़ता है, एक बार व्यापार या लाभ हानि खाता, और एक बार चिट्ठा में। ठीक है ना? तो ये जरूर ध्यान देना है, यही 3 बेसिक रूल हैं जिस पे पूरा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है ना? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते सिर्फ और सिर्फ चिट्ठा में एंट्री होंगे, और नाम मात्र के खाते सिर्फ और सिर्फ व्यापार और लाभ हानि खाते में एंट्री होंगे। ठीक है ना? अगर समायोजन नहीं है तो सभी डाटे एक एक बार एंट्री होंगे, लेकिन अगर समायोजन है तो एक ही डाटा 2-2 बार एंट्री होगा, एक ही डाटा का प्रभाव 2-2 बार पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट और है कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि वास्तव में व्यक्तिगत खाता क्या है और वास्तव में नाम मात्र का खाता क्या है। तो जैसा आप पहले से भी जान रहे हैं कि व्यक्तिगत खाता क्या होता है, नाम मात्र का खाता क्या होता है। व्यक्तिगत खाता वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्ति से संबंधित डायरेक्ट संबंधित होते हैं, या किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो मैं थोड़ा सा खाते के बारे में बताता हूँ। व्यक्तिगत खाता वास्तव में कौन से खाते हैं? तो वे खाते जो किसी व्यक्ति से सीधे संबंधित हो, व्यक्ति से संबंधित, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मुकेश का खाता, तथा किसी कंपनी के संबंधित, जैसे टाटा का खाता, टाटा एंड सन्स का खाता, जैसे रिलायंस का खाता, टाटा का खाता, पार्ले जी की खाता, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे तो भी वो व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। ठीक है ना? व्यक्ति से संबंधित तो व्यक्तिगत खाता। तो ये मुख्यतः क्या है? व्यक्ति या प्रतिनिधि, ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता, राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता किसी व्यक्ति के नाम पे, और दूसरा किसी कंपनी के नाम पे, जैसे रिलायंस का खाता, जैसे किसी भी कंपनी के नाम पे, टाटा का खाता, पार्ले जी की खाता। ठीक है ना? तो इस प्रकार से किसी कंपनी के नाम पे भी होंगे तो खाता है। बैंक का खाता भी व्यक्तिगत खाता आएगा, बैंक का खाता, तो ये भी व्यक्तिगत खाते की तरह कंसीडर किए जाएंगे। दूसरा वास्तविक खाता। वास्तविक खाता मतलब वस्तु से संबंधित, सामान्य समझिए। वास्तविक खाता मतलब वस्तु से संबंधित, जैसे फर्नीचर। ठीक है ना? जैसे फर्नीचर, मशीन। ठीक है ना? टूल्स जो उपयोग करते हैं, मशीन उपयोग करते हैं, तो ये सभी वस्तु से सीधे संबंधित जो रहेंगे, वस्तु से संबंधित वह हो जाएंगे क्या? वास्तविक खाता। तथा ये मूर्त वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं। तो अमूर्त वस्तुएं जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क,
ठीक है ना। तो इस टाइप के अमूल्य इस प्रकार के अमूर्त वस्तुएं जो आपको नहीं दिख रही हैं लोग, लेकिन वो आपके लिए असेट की तरह हैं, वो अमूर्त वस्तुएं भी वास्तविक खाता में आती हैं। ये होती हैं सामान्यतः असेट, ठीक है ना। फर्नीचर, मशीन, ट्रेडमार्क, ऐसा कोई भी सामग्री जो कि लंबे समय के लिए आपने खरीद रखा है वो असेट कहलाता है और वास्तविक खाता के अंतर्गत आता है। और अगला या संपत्ति बोल सकते हैं। अगला नाम मात्र का खाता। तो नाम मात्र का खाता बहुत इजी है। नाम मात्र का खाता मतलब वे खाते जो खर्च या व्यय से संबंधित हो या लाभ और आय से संबंधित हो। खर्च, हानि, व्यय से संबंधित खाते नाम मात्र का खाता, लाभ, आय से संबंधित खाते नाम मात्र का खाता। जैसे भाड़ा, किराया, ठीक है ना, वेतन दिया तो खर्च किया, कोई सामान क्रय किया तो खर्च किया। ऐसा क्रय जो कि कम समय के लिए किया जा रहा हो, ऐसा क्रय जो कि कम समय के लिए किया जा रहा हो वो कहलाता है नाम मात्र का खाता। ऐसा क्रय जो कि अधिक समय के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर से अधिक समय के लिए किया जा रहा हो, वास्तविक खाता। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदा तो वो एक असेट है, लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए वो वास्तविक खाता होता है। लेकिन आपने पेन खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, ये असेट नहीं है, ये नाम मात्र के खाते हैं, ऑफिस के एक्सपेंस है जो कि आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल खाते का जैसे ही आपको नॉलेज होता है आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया है उन्हें आप देखिए कि वास्तव में उनमें कौन कौन से खाते हैं। सबसे पहले और सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी प्रश्न है आपके पास उनमें खाते डिसाइड कीजिए, ठीक है ना। उनमें पहले खाते डिसाइड कीजिए कि वास्तव में उनमें कौन कौन से खाते हैं। देखिए ये प्रश्न है जिसका चिट्ठा बनाना है हम लोग को 31 दिसंबर 1994 की डेट में। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि कौन से खाते कौन से हैं, उसके बाद हम लोग आगे का प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले खाते डिसाइड कीजिए, खाते कौन कौन सी हैं। तो पूंजी खाता। पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता होता है, किसका? मालिक का। तो इसे मैं पर्सनल अकाउंट पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा आहरण खाता। आहरण खाता भी पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब ये चिट्ठा में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है ना। फिर लीज लिया गया है, अगर वेयर हाउस के लिए लीज लिया गया है मतलब खर्च किया गया है, ठीक है ना। 10 साल के लिए वेयर हाउस के लिए लीज लिया गया है, खर्च किया गया है, ये नाम मात्र का हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नाम मात्र का खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट एन, ठीक है ना। अगेन बिल रिसीवेबल, बिल प्राप्त हुए हैं पर्सनल अकाउंट। बिक्री में खर्च हुआ है नॉमिनल अकाउंट। अगेन त्रिवेदी एंड कंपनी के ऋण खाते पर्सनल अकाउंट। क्रय नॉमिनल अकाउंट। लेनदार पर्सनल अकाउंट, लेनदार आपसे कोई पैसा लेने वाला देने वाला, ठीक है ना। मजदूरी वेतन नॉमिनल अकाउंट। बीमा नॉमिनल अकाउंट, खर्च हो रहा है। देनदार पर्सनल अकाउंट। आंतरिक भाड़ा कैरेज, अगर सामान आया है तो उसका आंतरिक भाड़ा। तो ये क्या होते हैं? आंतरिक भाड़ा। तो आंतरिक भाड़ा भी होता है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आपने सामग्री मंगाए हैं। एक कैरेज गाड़ी भाड़ा, यहाँ कैरेज आउटवर्ड नहीं लिखा हुआ है, गलती है। गाड़ी भाड़ा, सामान्य गाड़ी भाड़ा होगा तो भी नॉमिनल अकाउंट होगा क्योंकि खर्च हुआ है, ठीक है ना। अगेन कमीशन नॉमिनल अकाउंट। ब्याज नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी कम समय के लिए नॉमिनल अकाउंट। देय बिल, बिल दिया गया है, देय बिल, बिल दिया गया है तो ये भी पर्सनल अकाउंट, राशि दी गई है, ठीक है ना, बिल दिया गया। क्रय विक्रय वापसी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। सामान्य खर्च नॉमिनल अकाउंट, खर्च खुद से लिख दिया है। फर्नीचर खरीदा गया है, लॉन्ग टर्म खरीदारी फर्नीचर होती है और ये होता है रियल अकाउंट। बैंक में जमा राशि रियल अकाउंट। रोकड़ रियल अकाउंट। किराया, कर, दर और कर ये भी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। तो जब तक आप इस अकाउंट को पहचानने नहीं सीखेंगे क्वेश्चन बनाना इजी नहीं होगा। तो पहले आपको अकाउंट पहचानने आना चाहिए। फिर आप इनका समायोजन देखिए। तो समायोजन में लिख के रखे हुए हैं कि 31 दिसंबर को स्टॉक 4,000 रुपये था। अंतिम स्टॉक 4,000 रुपये, 40,000 रुपये था। तो अंतिम स्टॉक का लेखा भी 2 बार होता है, ठीक है ना। एक बार व्यापारी खाता में और एक बार समायोजन में। 400 रुपये का किराया, तो किराया कहाँ पे है? किराया में आप लिख दीजिए 400 रुपये का किराया। तो किराया का प्रभाव 2 बार पड़ने वाला है तो मैं यहाँ 2 लिखने वाला हूँ। 400 रुपये का किराया तो यहाँ पे 2 लिखिए, 2 बार इनकी एंट्री होगी। 600 रुपये का वेतन, 600 रुपये का वेतन अदत रहा है
तो आप वेतन लिख दीजिए 600 रुपये। 600 रुपये का वेतन अदत रहा है तो वेतन के सामने 2 लिखिए। मजदूरी और वेतन 2, मजदूरी वेतन एक साथ लिखा है 2। बीमे का 100 रुपये पूर्व देयता, बीमा के पास आप 2 लिखिए, बीमा का भी 2 बार प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद लीज का कटौतरा 10%, लीज के कटौतरा के पास भी आप 2 रखिए, ठीक है ना। उसके बाद 10% फर्नीचर पर 5% का ह्रास हुआ है, फर्नीचर पर भी कटौतरा या ह्रास हुआ है, तो ये भी 2 बार, मतलब इनकी एंट्री 2-2 बार होगी, बाकी सभी की एंट्री 1-1 बार होगी। क्लियर है। अब व्यापार खाते में कौन से आते हैं? व्यापार खाते में सिर्फ और सिर्फ वही आते हैं जो व्यापार से सीधे संबंधित है। व्यापार से सीधे संबंधित कच्चे माल का खरीदना, कच्चे माल का बेचना, मजदूरी का भुगतान करना, ठीक है ना, मजदूरी का भुगतान करना, गाड़ी आया है, सामान लाया है तो कैरेज इनवर्ड वाला भुगतान देना, जितने भी प्रकार के बिल वस्तु के निर्माण से संबंधित है। जैसे मान लेते हैं बिजली बिल दिया होता है, फैक्ट्री का बिजली बिल तो भी इसमें आ जाता है, फैक्ट्री का नल बिल इसमें आ जाता है, ठीक है ना। जितने भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री या फिर निर्माण कार्य में लगे हैं उनको हम लोग किस में लेते हैं? व्यापार खाते में। और उसके इतर जो बचेंगे वो हो जाएंगे लाभ हानि खाते। तो मैं यहाँ टॉपिक डाल देता हूँ व्यापार एवं लाभ हानि खाता। किसी व्यक्ति का नाम दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट लिखिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता। व्यापार हम बना रहे हैं व्यापार एवं लाभ हानि खाता। क्या क्या एंट्री होने वाला है? तो एंट्री होने वाला है प्रारंभिक स्टॉक क्या था, अंतिम स्टॉक क्या था। व्यापार में प्रारंभिक स्टॉक क्या था, अंतिम स्टॉक क्या था, क्रय क्या हुआ, विक्रय क्या हुआ, फैक्ट्री से संबंधित पूरे खर्च क्या हुए। तो एक बार अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को और ध्यान देना चाहते हैं तो ये देखिए, व्यापार खाते में वस्तु या व्यापार से, वस्तु या सेवा जिसका व्यापार है से संबंधित खर्च, जैसे कच्चा माल आया, मान लेते हैं कि आप केक या बेकरी खोल के रखे हैं, बेकरी, आप केक बनाते हैं, ठीक है ना। सपोज आप केक बनाते हैं तो उसके कच्चे माल के रूप में दूध, मैदा, शक्कर, क्रीम, अंडा, ये सभी कच्चा माल हो जाएगा। और कच्चे माल की क्रय की जाएगी तो हमेशा किस में आ जाएगा? व्यापार खाते के अंदर एंट्री होगा, ठीक है ना। दूसरा, जब ये बन गया तो केक बेचा गया, केक का बिक्री इसमें आएगा, ठीक है ना। इन वस्तुओं को मंगाने के लिए जो किराया देना पड़ा वो भी इसमें आएगा व्यापार खाते में। केक की बिक्री, केक की रख रखाव के लिए फ्रीजर का बिजली बिल, स्टाफ का वेतन, ये सभी किस में आएगा? व्यापार खाते से सीधे संबंधित है, ठीक है ना। स्टाफ का वेतन, फ्रीजर का बिजली बिल, ये सब व्यापार खाते से सीधे संबंधित है। तो इनका लेखा हमेशा किस में होगा? व्यापार खाते में। जनरली हर व्यापार खाते में आपको कुछ कुछ हमेशा मिलेगा, क्रय, विक्रय। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि व्यापार खाते में क्या क्या आने हैं? क्रय, विक्रय, प्रारंभिक शेष हमेशा रहेगा ये चीज, ठीक है ना। क्रय विक्रय प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष, ये हमेशा और हमेशा रहेगा। किसी भी व्यापार खाते में प्रारंभिक शेष, क्रय, विक्रय, अंतिम शेष हमेशा रहेगा। साथ ही साथ गाड़ी भाड़ा जब भी दिया हो तो आप जरूर देखेंगे कैरेज करके दिया हुआ रहेगा, मतलब वो सामान को मंगाने के लिए किया जा रहा है तो उसे भी शामिल करेंगे। मजदूरी दिया रहेगा तो मजदूरी को शामिल करेंगे। तो ये सभी तो मस्ट है कि ये चीजें रहेंगी, ठीक है ना। प्रारंभिक शेष, क्रय विक्रय, अंतिम शेष, ये जरूर व्यापार खाता में होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्रय के जैसा ही हम विक्रय वापसी को समझेंगे। विक्रय वापसी, वास्तव में आप क्रय में क्या करते हैं? वास्तव में आप क्रय में करते हैं सामान का खरीदारी, आपके पास आता है सामान और आप देते हैं पैसे। विक्रय वापसी में भी वही होता है। वास्तव में विक्रय जो हो चुका है वो सामान आप ले लेते हैं और उसके एवज में आप उसको पैसा लौटा देते हैं। तो क्रय वापसी के जैसे ही विक्रय वापसी होगा। दोनों का अंतर वास्तव में सामान को बताएगा। विक्रय माइनस क्रय वापसी,
वास्तव में आपके पास कितने सामान को बताएगा। दोनों एक ही प्रकृति के हैं। विक्रय मतलब आपने क्या किया, राशि लिया, सामान बेचा। विक्रय वापसी, आप किसी के सामान को दोबारा दे रहे हैं और उससे उसके बदले में जो राशि दिए थे उसको वापस दे रहे हैं। तो क्रय वापसी, विक्रय वापसी दोनों एक ही जैसे टर्म है। दोनों का अंतर वास्तव में गुड्स को बताएगा, वास्तव में अंतिम सामान को बताएगा। ठीक है ना। तो अब प्रश्न में आइए, आपका प्रश्न शुरू देखिए, अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रारंभिक शेष लिखिए। प्रारंभिक शेष दिया हुआ है, देखिए प्रारंभिक शेष दिया हुआ है, ये है प्रारंभिक शेष। ठीक है ना। प्रारंभिक शेष दिया हुआ है तो इसे नॉमिनल काउंट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो प्रारंभिक शेष दिया हुआ है तो प्रारंभिक शेष लिखिए। यहाँ लिखिए, यहाँ हमेशा होता है डेबिट या विकलन, डेबिट नामे विकलन। ठीक है ना। और यहाँ रुपए जरूर लिखिए, ये जो भी आप कर रहे हैं वो रुपए में कर रहे हैं। और यहाँ पे राशि, यहाँ होता है डेबिट नामे विकलन, यहाँ पे आप रुपए में लिख दीजिए राशि, राशि रुपए में। यहाँ पे क्रेडिट, इसी को जमा, इसी को समाकलन भी बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी राशि रुपए में। अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं क्या बताया कि व्यापार खाते में आपको हमेशा और हमेशा क्या मिलने वाला है, प्रारंभिक शेष। तो आप प्रारंभिक शेष, इसे आप नीले से लिखते तो ज्यादा ठीक होता। डेबिट राशि रुपए में, क्रेडिट राशि रुपए में। ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए आप प्रारंभिक शेष। तो प्रारंभिक शेष कितना है भाई, तो प्रारंभिक शेष आपके पास 25,000 है। ठीक है ना। इसके बाद अगला इनके बाद देखिए आपने लिख लिया है प्रारंभिक शेष स्टॉक से। उसके बाद देखिए बिक्री लिखा है, तो बिक्री लिखिए, या पहले से ही आप इसे डिवाइड कर लीजिए कि वास्तव में व्यापार खाते में क्या आना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक आया टी, बिक्री आया टी, ट्रेडिंग क्रय आया टी, मजदूरी वेतन आया टी, फिर आंतरिक भाड़ा, गाड़ी भाड़ा टी, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना। और कुछ है क्या, क्रय वापसी, विक्रय वापसी भी इसी में है, ट्रेडिंग अकाउंट। और कुछ आ रहा है क्या, देय, बिल, स्टेशनरी, ब्याज, कमीशन, गाड़ी भाड़ा, देनदार, इतने ही आएंगे। ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यही 4-5 डाटे आएंगे, 6 डाटे आएंगे, उनको लिखना है। प्रारंभिक शेष हुआ। अब अगला आया बिक्री, तो बिक्री लिखिए, बिक्री। तो बिक्री में किस राशि की बिक्री हुई है, तो बिक्री हुई है 1,40,000 की। तो 1 लाख बिक्री। फिर बिक्री वापसी भी तो हुई है, ये बिक्री यहाँ हुई है और फिर क्रय बिक्री वापसी भी है। तो बिक्री यहाँ हुई है, बिक्री ही क्रय वापसी के बराबर होता है। बिक्री और क्रय वापसी के अंतर वास्तव में आपके पास समान है। तो बिक्री है 1,40,000 और क्रय वापसी है, क्रय वापसी इसे माइनस करना पड़ेगा और क्रय वापसी है 2600। ठीक है ना। तो क्रय वापसी है 2600। ठीक है ना। तो क्रय वापसी को घटाइए और यहाँ लिखिए 1,40,000 में से 2,500 2600 घटेगा, तो यहाँ जाएगा 1,37,400। ठीक है ना। तो वास्तव में बिक्री टोटल इतनी हुई है। वास्तव में बिक्री की कुल राशि 1,40,000 की थी, लेकिन उसमें से कुछ राशि वापस भी तो आ गई है। तो वापस आ जाने के बाद वास्तविक बिक्री कितनी हुई है, 1,37,000 की। उसी प्रकार से अगला आया क्रय, तो यहाँ लिखिए क्रय। तो क्रय की राशि है, क्रय 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 की राशि है 75,000 रुपए।
ठीक है ना। और क्रय वापसी भी हुई है 1000 रुपए की, विक्रय वापसी 1000 रुपए की। तो यहाँ पे क्रय माइनस विक्रय वापसी, तो वास्तव में क्रय कितने का हुआ है, तो 74,000 का। ठीक है ना। और आगे देखिए, इनके बाद की राशि जो है, इनके बाद की जो राशि है वह है क्रय हुआ, क्रय वापसी हो गया, उसके बाद मजदूरी और वेतन देखिए। तो मजदूरी वेतन, वास्तव में मजदूरी वेतन कितने का, 6,000 रुपए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मजदूरी वेतन अदत कितना रहा है, तो अदत रहा है 600 रुपए के। अदत मतलब भविष्य में देना पड़ेगा, तो कुल कितना आया, 6600 रुपए की मजदूरी। ठीक है ना। एक और हमारा छूट रहा है मजदूरी के बाद, मजदूरी वेतन के बाद आंतरिक गाड़ी भाड़ा, जिससे वो अपना माल मंगाया है। ठीक है ना। तो आंतरिक गाड़ी भाड़ा मतलब होता है जिससे सामान मंगाया। ठीक है ना। तो आंतरिक गाड़ी भाड़ा इसका 1700 रुपए। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखिए कि वास्तव में उसके अंतिम रूप से कितना स्टॉक बचा है। ठीक है ना। अंतिम स्टॉक में बताया था, तो अंतिम स्टॉक है 40,000। ठीक है ना। अब दोनों का योग कर लीजिए। अब पता कीजिए कि सकल लाभ हुआ या सकल हानि हुआ। तो ए आया 1,77,400, और ए राशि उससे कम है। 1 लाख नहीं है ना, 25,000 74,000 दिख रहा है, तो 1,77,000 तो नहीं है, तो इनको घटा दीजिए। 1,77,400 माइनस 25,000 माइनस 74,000 माइनस 6600 माइनस 1700, 70,100। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुल राशि आ गया 1,77,400। वास्तव में डेबिट पक्ष अधिक है, मतलब यह है सकल लाभ। ठीक है ना। सकल लाभ को आगे ट्रांसफर कीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ तक वास्तव में व्यापार खाता कंप्लीट हुआ। तो लाभ हानि खाते के लिए इस डाटा को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना। तो बाई सकल लाभ या सकल लाभ से, यहाँ क्या लिखेंगे, सकल लाभ से। तो सकल लाभ से राशि कितना है भाई, तो 70,100। ठीक है ना। इसके नीचे नीचे शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि लाभ हानि खाता के डाटा में कौन कौन से। अब हम देखते हैं कि लाभ हानि खाता के डाटा में कौन कौन से, मतलब खर्च हुआ तो हानि और लाभ हुआ तो लाभ। ठीक है ना। तो लाभ हानि खाता देखिए, लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता में ये आ जाएगा वेयर हाउस नॉमिनल अकाउंट जो है, तो ये आ जाएगा PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर और क्रय हो चुका, मजदूरी वेतन बीमा PNL। ठीक है ना। उसके बाद नॉमिनल ए भी है PNL, कमीशन PNL, ब्याज PNL, स्टेशनरी भी PNL रहेगा। ठीक है ना, PNL। उसके बाद क्रय वापसी तो हो चुका है, सामान्य खर्च भी PNL होगा और किराया एवं दर भी PNL होगा। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7-8 एंट्री है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री, तो सबसे आगे हम लोग इनकी एंट्री कर लेते हैं। क्या है, वेयर हाउस में लीज। ठीक है ना। अगर आप उस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है, वेयर हाउस लीज 10 साल का 1 जनवरी 1984 से लिया गया, तो 31 दिसंबर 1984 को 1 साल पूरा हो जाएगा। आप इसे समझ रहे हैं। वेयर हाउस की जो लीज है वो कितने के लिए ली गई है भाई, तो वेयर हाउस की लीज ली गई है 10 साल के लिए। ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 1984 को 1 साल कंप्लीट, एक पूरा साल हो गया, क्योंकि वो 1 जनवरी को लिया था, तो एक पूरा साल का उसको किराया देना पड़ेगा। अगर 5,000 रुपए 10 साल के लिए था, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा,
500 रुपये। तो 500 रुपये तो उसका किराया रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किराया इस पूरे साल के लिए 500 रुपये रहेगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है इसमें, एक 2 पॉइंट भी लिखा हुआ है, 2 पॉइंट भी लिखा हुआ है। 2 पॉइंट का अर्थ है कि इसका समायोजन हुआ है। समायोजन क्या हुआ है भाई, तो लीज पर 10% कटौतरा है, काटिए 10%, लीज पर 10% कटौतरा। तो लीज पर 10% कटौतरा के लिए आप क्या करने वाले हैं कि वास्तव में अब लीज की रेट कितनी हो गई, तो 5000 माइनस 500 बराबर 4500, ठीक है ना। तो 4500 का 10% आप कटौतरा निकालिए तो आएगा आपके पास 450 रुपये, ठीक है ना। तो पहले मैं इसकी एंट्री करता हूँ कि किराया तो इतना था और कटौतरा इतना था, ठीक है ना। तो मैं इसकी एंट्री करता हूँ। तो पहला एंट्री हो जाएगा लीज का किराया, प्लस कटौतरा, ठीक है ना। लीज का किराया या लीज डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है ना। लीज का किराया मुझे लगता है ऐसा होता है, ठीक है ना। किराया प्लस कटौतरा, तो किराया कितना है भाई, तो है 500 और कटौतरा कितना है 450, तो आया 950 टोटल। अगला देखिए, ये खत्म हुआ। उसके बाद अगला नॉमिनल अकाउंट था बीमा, ठीक है ना। तो बीमा भी 2 बार प्रभाव पड़ रहा है, तो बीमा की राशि कितनी है, तो बीमा की राशि है 400 रुपये, तो 400। बीमा से संबंधित बीमे की राशि 100 रुपये पूर्वदत्त था, अभी 400 रुपये दिया है, पहले से ही 100 रुपये दे चुका था, ठीक है ना। बीमे की राशि पहले से ही 100 रुपये दे चुका था, मतलब अभी 400 की जगह हमें उसको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 300, ठीक है ना। अगला बीमा हो गया। उसके बाद गाड़ी भाड़ा सामान्य गाड़ी भाड़ा है तो डायरेक्ट उसको लिख दीजिए गाड़ी भाड़ा, तो गाड़ी भाड़ा है 2900। उसके बाद गाड़ी भाड़ा के बाद कमीशन 1500, ब्याज 1800 और स्टेशनरी तीनों ही, ठीक है ना। कमीशन, ब्याज, स्टेशनरी सभी को लिखिए। कमीशन कितना है, तो कमीशन है 1500, ब्याज कितना है तो 1800, ब्याज के बाद कमीशन ब्याज हुआ, स्टेशनरी कितना है तो 500 की, ठीक है ना। और कोई नॉमिनल खर्च है क्या भाई, तो और सामान्य खर्च भी है 600 की, सामान्य खर्च 600 की। और कुछ राशि बचा है, तो बचा है किराया दर और कर 2000 रुपए का था, किराया दर और कर 2000 रुपए का था। किराया तो 2000 का था, ठीक है, लेकिन उसमें किराए में 400 रुपए जो है वो अदत्त है, 400 रुपए दिया ही नहीं गया था। तो 400 रुपए चूंकि दिया नहीं गया है, अतः पूरा किराया कितना हुआ, तो किराया कर दर ये कितना आया, तो 400 रुपये उसमें ऐड कर दीजिए, तो 2000 प्लस 400 तो यह है 2400। यहाँ पे समायोजन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको एक और बात पता चलेगा कि लीज का कटौतरा 10% था, फर्नीचर पर भी 5% की हरास हुई है, 5% की कटौतरा है। ये शामिल हो गया, एक पार्ट और है जो फर्नीचर पर 5% का हरास है। फर्नीचर पर 5% का हरास है मतलब हानि है, ठीक है ना। फर्नीचर पर 5% का हरास है मतलब हानि है, तो फर्नीचर पर कटौतरा या ह्रास, ठीक है ना। तो फर्नीचर पर ह्रास 5% निकालिए। फर्नीचर कितने का था, तो फर्नीचर है 2000 का, तो 2000 इंटू 5/100 बराबर 100, ठीक है। अब कुल योग यहाँ पे आप शुद्ध लाभ निकालिए, शुद्ध लाभ,
तो शुद्ध लाभ क्या आ रहा है उसको निकालेंगे। वास्तव में कुल योग कितना होना चाहिए, 70,100, और शुद्ध लाभ के लिए घटाइए इस पूरे डाटा को। तो जब आप घटाएंगे तो पाएंगे कि 70,100 कुल योग है, इनको घटाएंगे तो आएगा 59050। ठीक है ना। जो शुद्ध लाभ होगा वो कितना होगा, 59050। ठीक है ना, ये शुद्ध लाभ है। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं चिट्ठा के लिए। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इतने तक में आपको 15 मार्क्स या 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब इसी का चिट्ठा बनाइए। देखिए इसी प्रश्न को हम लोग चिट्ठा तैयार कर रहे हैं। चिट्ठा के लिए मान लेते हैं मैं इसे बना दिया हूं, तो चिट्ठा के लिए आपको जरूर ये बताना पड़ेगा कि किस डेट को बना रहे हैं। तो आप चिट्ठा तैयार कर रहे हैं 31 दिसंबर 1984, और ये है दायित्व राशि रुपए, और ये है संपत्ति राशि रुपए। ध्यान देंगे, दायित्व मैंने बताया था कि जितने भी क्रेडिट पक्ष होते हैं वो दायित्व में आएंगे, जितने डेबिट पक्ष होंगे वो संपत्ति में आएंगे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो शुद्ध लाभ को पूंजी की ओर लिखेंगे या पूंजी के लिए दायित्व में आएगा, तो पूंजी में लिखे। तो सबसे आगे मैं पूंजी लिखता हूँ। ठीक है ना। पूंजी कितने का था भाई, तो पूंजी इनके पास था 2500 का था ना, तो 25,000 का। तो आप लिखिए 25,000। इस 25,000 में से उसने कुछ राशि आहरण कर लिए थे स्वयं के पक्ष में, कितना, 2800 आहरण। तो 2800 ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पूंजी में से, कुल पूंजी में से आहरण हुआ है, तो 2800 माइनस हो जाएंगे। इसी में पहले इनको माइनस ही कर लीजिए, तो आ जाएगा 22,200। तो ये आया 22,200। अब इसी पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़िए, शुद्ध लाभ। तो ये राशि है 59,050। तो ये राशि आ जाएगा प्लस 59,050, 81,250। ठीक है ना। वास्तव में ये कुल उनके पास अभी के डेट में पूंजी है। ठीक है ना, कुल राशि उनके पास है। और कौन कौन सी पूंजी राशि की पार्ट थे, देखिए ये कंप्लीट, पूंजी खाता, आहरण खाता कंप्लीट, वेयर हाउस का किराया कंप्लीट है। ठीक है ना। पूंजी बिल रिसीवेबल, बिल प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना, बिल रिसीवेबल या बिल प्राप्त कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आए तो सिंपल से देखिए, बिल रिसीवेबल डेबिट पक्ष में है ना, तो क्रेडिट पक्ष में आएगा, मतलब यहाँ पे लिख देंगे बिल रिसीवेबल, बिल संपत्ति में आएगा, रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल कितना है भाई, तो बिल रिसीवेबल है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये है। और आगे देखिए पूंजी ये भी खत्म हुआ, पूंजी ठीक ये है त्रिवेदी एंड कंपनी से लोन, त्रिवेदी एंड कंपनी से लोन। ठीक है ना, तो लोन, त्रिवेदी एंड कंपनी से लोन। तो लोन की राशि कितनी है भाई, तो 3,000 रुपये। ठीक है, लोन की राशि 3,000 रुपये है। अगला लेनदार, ठीक है ना, लेनदार जो लेने का दायित्व रखता है ना, लेनदार, लेनदार दायित्व है। तो लेनदार कितनी राशि थी भाई, 40,000 रुपये। ठीक है ना, लेनदार कंप्लीट हो गया, मजदूरी वेतन। फिर देनदार कितना राशि देने वाले, 65,000। ठीक है, देनदार। उसके बाद पर्सनल अकाउंट कहाँ पे है, देय बिल कितना है,
तो देय बिल है 6300, ठीक है ना, देय बिल 6300, ठीक है ना। इसके बाद देय बिल 6300, इसके बाद रियल अकाउंट, फर्नीचर, बैंक और रोकड़, ठीक है ना। रियल अकाउंट जितने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति होते हैं, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट को बारी बारी से लिख दीजिए क्या क्या है भाई। तो फर्नीचर, बैंक में जमा और रोकड़, फर्नीचर के साथ ह्रास भी लिखना है इसलिए उसको लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। रोकड़, बैंक में जमा, रोकड़ कितना है भाई, तो रोकड़ साफ साफ दिख रहा है, रोकड़ है 500 रुपये। बैंक में जमा कितना है 10,000 रुपये, ठीक है ना। ये हुआ। अब एक फर्नीचर बचा, तो फर्नीचर में बोल रहा है कि 5% ह्रास हुआ है ना। तो वास्तव में जितने का फर्नीचर था उतना फर्नीचर उतने का नहीं रहा, फर्नीचर ह्रास हो गया है। तो 5% ह्रास होने के बाद फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था यहाँ पे था 10,000 रुपये था ना। यहाँ पे फर्नीचर वास्तव में था 2,000 का, ठीक है ना। 5% ह्रास हुआ तो 100 घटा, तो ये हो गया 1900 का। फर्नीचर अभी उसके पास 1900 का ये, क्योंकि 100 रुपये का ह्रास हो चुका है, ठीक है ना। इतना एंट्री के बाद और कुछ एंट्री बचा हुआ है क्या, तो और एंट्री बचा हुआ है। एक लीज में ह्रास का 2 बार प्रभाव पड़ना था, वो एक ही बार प्रभाव अभी तक हम लोग दिखाए, ठीक है ना। लीज का ह्रास, वास्तव में अब उसके पास राशि कितना बचा है 4500, ठीक है ना। 4500 का 10% निकाल दीजिए तो आया 450, तो 4500 माइनस 450 कर देंगे तो आ जाएगा 4050। वास्तव में अभी उसके पास लीज की जो राशि है 4050 ही है, क्योंकि 500 तो वहाँ पेमेंट कर चुका था, ह्रास हो चुका है 550, तो वास्तव में लीज की राशि इतनी। अब देखिए क्या पूरे एंट्री हो चुके हैं, तो पूरे एंट्री इनका 2 बार प्रभाव ओके, इनका 2 बार प्रभाव ओके फर्नीचर का, ठीक है ना। किसका, वेतन या मजदूरी, वेतन मजदूरी और बीमा, ठीक है ना। तो इनका प्रभाव नहीं हुआ है, तो लिखिए बकाया वेतन, कितना बकाया वेतन था भाई, तो बकाया वेतन था 600 रुपये का, 600, ठीक है ना। बकाया वेतन हो गया 600 रुपये। और बीमा का प्रभाव पड़ गया है क्या, बीमा का प्रभाव हो चुका है, घटा के लिख चुके हैं, बीमा भी ओके हो चुका है ना, 2 बार काम हो चुका बीमा का। उसके बाद एक किराया, कर एवं दर, इसका 2 बार प्रभाव नहीं पड़ा है, बकाया किराया है, बीमा का भी तो 100 रुपये है ना, बीमा का राशि नहीं हुआ है तो है 100 रुपये, ठीक है ना। और बकाया वेतन हुआ, बकाया किराया 400 रुपये, तथा अंत में अंतिम स्टॉक ये है 40,000 का, ठीक है ना। तो प्लस 40,000, 1,28,550, तो ये आ रहा है 1,28,550। इनको वेरीफाई करते हैं, तो फाइनली इनका योग 1,28,550 आ रहा है, जिससे ये क्लियर होता है कि आपका बैलेंस शीट सही है, ठीक है ना। इनमें दायित्व और संपत्ति दोनों ही इक्वल है। सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आपको एंट्री कैसे करना है, आपके सभी डाटे मौजूद होंगे, आपके पास सभी डाटे मौजूद होंगे, उनको एंट्री कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो सामान्य से नियम है उनको ध्यान देना है और बाकी बना सकते हैं। थैंक यू।